तो एक और बड़ी खबर, पार्लियामेंट की नई इमारत का संग बुनियाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी रख रहे हैं और इस वक्त खिताब भी कर रहे हैं। सीधे आपको हम इसी प्रोग्राम में लिए चलते हैं। अब विश्राम मांग रहा है। अभी लोकसभा अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि किस तरह बरसों से मुश्किलों भरी स्थिति रही है। बरसों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस की गई है। ऐसे में ये हम सभी का दायित्व बनता है कि 21वीं सदी के भारत को अब एक नया संसद भवन मिले। इसी दिशा में आज ये शुभारंभ हो रहा है और इसलिए आज जब हम एक नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं तो वर्तमान संसद परिषद के जीवन में नए वर्ष भी जोड़ रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके वर्क कल्चर में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। अब जैसे अपने सांसदों से मिलने के लिए उनके संसदीय क्षेत्र से लोग आते हैं, तो अभी जो संसद भवन है उसमें लोगों को बहुत दिक्कत होती है। आम जनता को दिक्कत होती है, नागरिकों को दिक्कत होती है। आम जनता को अपनी कोई परेशानी अपने सांसद को बतानी है, कोई सुख दुख बांटना है, तो इसके लिए भी संसद भवन में स्थान की बहुत कमी महसूस होती है। भविष्य में प्रत्येक सांसद के पास ये सुविधा होगी कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से यहीं निकट में ही, इसी ये विशाल परिसर के बीच में ही उनको एक व्यवस्था मिलेगी ताकि वो अपने संसदीय क्षेत्र से आए लोगों को उनके सुख दुख बांट सके। साथियों, पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। पुराने संसद भवन में देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ, तो नए भवन में 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी की जाएगी। जैसे आज इंडिया गेट से आगे नेशनल वॉर मेमोरियल ने राष्ट्रीय पहचान बनाई है, वैसे ही संसद का नया भवन अपनी पहचान स्थापित करेगा। देश के लोग, आने वाली पीढ़ियां नए भवन को देखकर गर्व करेगी कि ये स्वतंत्र भारत में बना है। आजादी के 75 वर्ष का स्मरण करते हुए इसका निर्माण हुआ है। साथियों, संसद भवन की शक्ति का स्रोत, उसकी ऊर्जा का स्रोत हमारा लोकतंत्र है। आजादी के समय किस तरह से एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत के अस्तित्व पर संदेह और शंकाएं जताई गई थी, ये इतिहास का हिस्सा है। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक विविधता और अनुभवहीनता जैसे अनेक तर्कों के साथ ये भविष्यवाणी भी कर दी गई थी कि भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने उन आशंकाओं को न सिर्फ गलत सिद्ध किया है, बल्कि 21वीं सदी की दुनिया
भारत को अहम लोकतांत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हुए देख भी रही है। साथियों, लोकतंत्र भारत में क्यों सफल हुआ, क्यों सफल है और क्यों कभी लोकतंत्र पर आंच नहीं आ सकती, ये बात हमारी हर पीढ़ी को जानना समझना बहुत आवश्यक है। हम देखते सुनते हैं, दुनिया में 13वीं शताब्दी में रचित मैग्ना कार्टा की बहुत चर्चा होती है। कुछ विद्वान इसे लोकतंत्र की बुनियाद भी बताते हैं, लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि मैग्ना कार्टा से भी पहले 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में ही भारत में भगवान बसवेश्वर का अनुभव मंटपम अस्तित्व में आ चुका था। अनुभव मंटपम के रूप में उन्होंने लोक संसद का न सिर्फ निर्माण किया था, बल्कि उसका संचालन भी सुनिश्चित किया था। और भगवान बसवेश्वर जी ने कहा था, ಈ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಜನಸಭಾ ನಾದಿನ ಮಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪುರಗಾವಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ। यानी ये अनुभव मंटपम एक ऐसी जनसभा है जो राज्य और राष्ट्र के हित में और उनकी उन्नति के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने के लिए प्रेरित करती है। अनुभव मंटपम लोकतंत्र का ही तो एक स्वरूप था। साथियों, इस कालखंड के और पहले जाएं तो तमिलनाडु में चेन्नई से 80-85 किलोमीटर दूर उत्तरा मेरूर नाम के गांव में एक बहुत ही ऐतिहासिक साक्ष्य दिखाई देता है। इस गांव में चोल साम्राज्य के दौरान 10वीं शताब्दी में पत्थरों पर तमिल में लिखी गई पंचायत व्यवस्था का वर्णन है। 10th सेंचुरी, और इसमें बताया गया है कि कैसे हर गांव को कुडुंब में कैटेगराइज किया जाता था, जिनको अगर आज की भाषा में कहना है तो हम आज उसको एक वार्ड कह सकते हैं। उन कुडुंबों से एक एक प्रतिनिधि महासभा में भेजा जाता था, और जैसा आज भी होता है, इस गांव में 1000 वर्ष पूर्व जो महासभा लगती थी वो आज भी वहां मौजूद है। और साथियों, 1000 वर्ष पूर्व बनी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण थी। उस पत्थर पे लिखा हुआ है, उस शिलालेख में वर्णन है इसका, और उसमें कहा गया है कि जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने का भी प्रावधान था उस जमाने में। और नियम क्या था? नियम यह था कि जो जनप्रतिनिधि अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देगा, वो और उसके करीबी रिश्तेदार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कितने सालों पहले सोचिए, कितनी बारीकी से उस समय पर हर पहलू को सोचा गया, समझा गया, अपनी लोकतांत्रिक परंपराओं का हिस्सा बनाया गया। साथियों, लोकतंत्र का हमारे इतिहास देश के हर कोने में नजर आता है, कोने कोने में नजर आता है। कुछ शब्दों से तो हम बराबर परिचित हैं। सभा, समिति, गणपति, गणाधिपति, ये शब्दावली
हमारे मन मस्तिष्क में सदियों से प्रवाहित है। सदियों पहले शाक्या, मल्ला और बेज्जी जैसे गणतंत्र हो, लिच्छवी, मल्लक, मड़क और कंबोज जैसे गणराज्य हो, या फिर मौर्य काल में कलिंग, सभी ने लोकतंत्र को ही शासन का आधार बनाया था। हजारों साल पहले रचित हमारे वेदों में से ऋग्वेद में लोकतंत्र के विचार को समज्ञान यानी समूह चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के रूप में देखा गया है। साथियों, आमतौर पर अन्य जगहों पर जब डेमोक्रेसी की चर्चा होती है तो ज्यादातर चुनाव की प्रक्रिया, इलेक्टेड मेंबर्स, उनके गठन की रचना, शासन प्रशासन, लोकतंत्र की परिभाषा इन्हीं चीजों के आसपास रहती है। इस प्रकार की व्यवस्था पर अधिक बल देने को ही ज्यादातर स्थानों पर उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन भारत में लोकतंत्र एक संस्कार है। भारत के लिए लोकतंत्र जीवन मूल्य है, जीवन पद्धति है, राष्ट्र जीवन की आत्मा है। भारत का लोकतंत्र सदियों के अनुभव से विकसित हुई व्यवस्था है। भारत के लिए लोकतंत्र में जीवन मंत्र भी है, जीवन तत्व भी है और साथ ही व्यवस्था का तंत्र भी है, तत्व भी है, तंत्र भी है। समय समय पर इसमें व्यवस्थाएं बदलती रही, प्रक्रियाएं बदलती रही, लेकिन आत्मा लोकतंत्र ही रही। और विडंबना देखिए, आज भारत का लोकतंत्र हमें पश्चिमी देशों से न समझाया जाता है। जब हम विश्वास के साथ अपने लोकतांत्रिक इतिहास का गौरवगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। साथियों, भारत के लोकतंत्र में समाही शक्ति ही देश के विकास को नई ऊर्जा दे रही है, देशवासियों को नया विश्वास दे रही है। दुनिया के अनेक देशों में जहां लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर अलग स्थिति बन रही है, वहीं भारत में लोकतंत्र नित्य नूतन हो रहा है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि कई लोकतांत्रिक देशों में अब वोटर टर्नआउट लगातार घट रहा है। इसके विपरीत भारत में हम हर चुनाव के साथ वोटर टर्नआउट को बढ़ाते हुए देख रहे हैं, बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसमें भी महिलाओं और युवाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। साथियों, इस विश्वास की, इस आस्था की वजह है भारत में लोकतंत्र हमेशा से ही गवर्नेंस के साथ ही मतभेदों और विरोधाभासों को सुलझाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी रहा है। अलग अलग विचार, अलग अलग दृष्टिकोण, ये सब बातें एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को सशक्त करते हैं। डिफरेंसेस के लिए हमेशा जगह हो, लेकिन डिस्कनेक्ट कभी ना हो, इसी लक्ष्य को लेकर
हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ा है। गुरु नानक देव जी ने, और बड़ी सटीक बात कही है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, जब लग दुनिया रही है नानक, जब लग दुनिया रही है नानक, किछु सुनिए किछु कहिए। यानी जब तक संसार रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। कुछ कहना और कुछ सुनना, यही तो संवाद का प्राण है, यही लोकतंत्र की आत्मा है। पॉलिसीज में अंतर हो सकता है, पॉलिटिक्स में भिन्नता हो सकती है, लेकिन हम पब्लिक की सेवा के लिए हैं। इस अंतिम लक्ष्य में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। वाद संवाद संसद के भीतर हो या संसद के बाहर, राष्ट्र सेवा का संकल्प, राष्ट्रहित के प्रति समर्पण लगातार झलकना चाहिए। और इसलिए आज जब नए संसद भवन का निर्माण शुरू हो रहा है, तो हमें याद रखना है कि वो लोकतंत्र जो संसद भवन के अस्तित्व का आधार है, उसके प्रति आशावाद को जगाए रखना हम सभी का दायित्व है। हमें हमेशा याद रखना है कि संसद पहुंचा हर प्रतिनिधि जवाबदेह है। ये जवाबदेही जनता के प्रति भी है और संविधान के प्रति भी है। हमारा हर फैसला राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट, इसकी भावना से ही होना चाहिए। हमारे हर फैसले में राष्ट्रहित सर्वोपरि रहना चाहिए। राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए हम एक स्वर में, एक आवाज में खड़े हो, ये बहुत जरूरी है। साथियों, हमारे यहां जब मंदिर के भवन का निर्माण होता है, तो शुरू में उसका आधार सिर्फ ईंट पत्थर ही होता है। कारीगर, शिल्पकार सभी के परिश्रम से मंदिर के भवन का निर्माण पूरा होता है। लेकिन वो भवन एक मंदिर तब बनता है, उसमें पूर्णता तब आती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा होने तक वो सिर्फ एक इमारत ही रहता है। साथियों, नया संसद भवन भी बनकर तो तैयार हो जाएगा, लेकिन वो तब तक एक इमारत ही रहेगा जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। लेकिन ये प्राण प्रतिष्ठा किसी एक मूर्ति की नहीं होगी। लोकतंत्र के इस मंदिर में इसका कोई विधा विधान भी नहीं है, विधि विधान भी नहीं है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे इसमें चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि, उनका समर्पण, उनका सेवा भाव इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। उनका आचार, विचार, व्यवहार इस लोकतंत्र के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेगा। भारत की एकता, अखंडता को लेकर किए गए उनके प्रयास इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा बनेंगे। जब एक एक जनप्रतिनिधि अपना ज्ञान, अपना कौशल्य, अपनी बुद्धि, अपनी शिक्षा, अपना अनुभव पूर्ण रूप से यहां निचोड़ देगा, राष्ट्रहित में निचोड़ देगा, उसी का अभिषेक करेगा, तब इस नए संसद भवन की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यहां राज्यसभा काउंसिल सब स्टेट्स है,
एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को बल देती है। राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास, राष्ट्र की मजबूती के लिए राज्य की मजबूती, राष्ट्र के कल्याण के लिए राज्य का कल्याण, इस मूलभूत सिद्धांत के साथ काम करने का हमें प्रण लेना है। पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाले कल में जो जनप्रतिनिधि यहां आएंगे, उनके शपथ लेने के साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के इस महायज्ञ में उनका योगदान शुरू हो जाएगा। इसका लाभ देश के कोटि कोटि जनों को होगा। संसद की नई इमारत एक ऐसी तपोस्थली बनेगी जो देशवासियों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए काम करेगी, जन कल्याण का काम करेगी। साथियों, 21वीं सदी भारत की सदी हो, यह हमारे देश के महापुरुषों और महान नारियों का सपना रहा है। लंबे समय से इसकी चर्चा हम सुनते आ रहे हैं। 21वीं सदी भारत की सदी तब बनेगी जब भारत का एक एक नागरिक अपने भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अपना योगदान देगा। बदलते हुए विश्व में भारत के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे अवसर की बाढ़ आ रही है। इस अवसर का हमें किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इन अवसरों को हमें हाथ से निकलने नहीं देना है। पिछली शताब्दी के अनुभवों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन अनुभवों से सीखे और उन अनुभवों की सीख हमें बार बार याद दिला रही है कि अब समय नहीं गंवाना है, समय को साधना है। साथियों, एक बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण बात मैं आज जिक्र करना चाहता हूं। वर्ष 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने देश की जनता के सामने 1897 में कहा था कि अगले 50 सालों के लिए उन्होंने एक आह्वान किया था और स्वामी जी ने कहा था कि आने वाले 50 सालों तक भारत माता की आराधना ही सर्वोपरि हो। देशवासियों के लिए उनका यही एक काम, भारत माता की आराधना। और हमने देखा उस महापुरुष की वाणी की ताकत। इसके ठीक 50 वर्ष बाद 1947 में भारत को आजादी मिल गई थी। आज जब संसद के नए भवन का शिलान्यास हो रहा है तो देश को एक नए संकल्प का भी शिलान्यास करना है। हर नागरिक को नए संकल्प का शिलान्यास करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने उनके उस आह्वान को याद करते हुए हम सबको ये संकल्प लेना है। ये संकल्प हो इंडिया फर्स्ट का, भारत सर्वोपरि। हम सिर्फ और सिर्फ भारत की उन्नति, भारत के विकास को ही अपनी आराधना बना ले। हमारा हर फैसला देश की ताकत बढ़ाए। हमारा हर निर्णय, हर फैसला एक ही तराजू में तोला जाए और वो तराजू है देश का हित सर्वोपरि, देश का हित सबसे पहले। हमारा हर निर्णय वर्तमान और भावी पीढ़ी के हित में हो। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने तो
50 वर्ष की बात की थी। हमारे सामने 25-26 साल बाद आने वाली भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ है, जब देश वर्ष 2047 में 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100वें वर्ष में प्रवेश करेगा। तब हमारा देश कैसा हो, हमें देश को कहां तक ले जाना है, इस 25-26 वर्ष कैसे हमें खप जाना है, इसके लिए हमें आज संकल्प लेकर काम शुरू करना है। जब हम आज संकल्प लेकर देश हित को सर्वोपरि रखते हुए काम करेंगे तो देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि देश का भविष्य भी बेहतर बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, समृद्ध भारत का निर्माण अब रुकने वाला नहीं है, कोई रोक भी नहीं सकता। साथियों, हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश हित से बड़ा और कोई हित कभी नहीं होगा। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश की चिंता अपनी खुद की चिंता से बढ़कर होगी। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश की एकता अखंडता से बढ़कर कुछ नहीं होगा। हम भारत के लोग ये प्रण करें, हमारे लिए देश के संविधान की मान मर्यादा और उसकी अपेक्षाओं की पूर्ति जीवन का सबसे बड़ा ध्येय होगी। हमें गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ये भावना हमेशा याद रखनी है। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भावना क्या थी? गुरुदेव कहते थे, एकोता उत्साहो धरो, एकोता उत्साहो धरो, জাতীয় উন্নতি করো, দুসুক ভুবনে সবে ভারতের জয়। यानी एकता का उत्साह थामे रहना है, हर नागरिक उन्नति करे, पूरे विश्व में भारत की जय जयकार हो। मुझे विश्वास है हमारी संसद का नया भवन हम सभी को एक नया आदर्श प्रस्तुत करने की प्रेरणा देगा। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता हमेशा और मजबूत होती रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और 2047 के संकल्प के साथ पूरे देशवासियों को चल पड़ने के लिए निमंत्रण देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए आपका हृदय से आभार। अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करते मां भारती की सेवा में समर्पित माननीय प्रधानमंत्री। तो आप देख रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की नई इमारत का संग बुनियाद रखने के मौके पर खिताब किया और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट की नई इमारत का मकसद सिर्फ ये है कि इंडिया को किस तरह से मजबूत किया जाए, इंडिया को किस तरह से ताकत दी जाए, इंडिया फर्स्ट का अहद करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी जमहूरियत के लिए बहुत अहम है कि जो मसले हम सड़कों पर उठाते हैं उन्हें पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाए, तभी पार्लियामेंट और इस इमारत का हक अदा हो सकता है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानियों को खिताब करते हुए कहा कि हर हिंदुस्तानी को आज अहद करना होगा कि हिंदुस्तान को और आने वाले दिनों में तरक्की देना है और हिंदुस्तान को और मजबूत करना है। हालांकि इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की मजबूती जब ही होगी जब जो मसाइल हों वो पार्लियामेंट के अंदर उठाए जाएं, ना कि पार्लियामेंट के बाहर उन पर चर्चा की जाए, पार्लियामेंट के बाहर उन्हें उठाया जाए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की जो नई इमारत है उसका संग बुनियाद रखने की जो पूजा और उसका जो पूरा प्रोसेस है उसमें हिस्सा भी लिया और इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा
कि हिंदुस्तान को फर्स्ट यानी सबसे आगे रखना है, दुनिया में हिंदुस्तान की एक अलग छाप छोड़नी है, जिसके लिए हिंदुस्तानियों को बहुत काम करने की जरूरत है ताकि एक मजबूत हिंदुस्तान दुनिया के सामने उभर कर आ सके। तो आपको बता दें कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की नई इमारत का संग बुनियाद रखा है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खिताब किया और अपने खिताब में कहा कि पार्लियामेंट की नई इमारत का मकसद जब भी पूरा हो सकता है जब मुल्क के जो भी मसाइल हों वो पार्लियामेंट के अंदर ही उठाए जाए। राज्यसभा में भी माननीय वेंकैया जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया था। इसलिए मैं माननीय ओम बिरला जी को और माननीय वेंकैया नायडू जी को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद समर्पित करता हूं। और इस सभी कामों में हमारे माननीय हरिवंश जी उपसभापति राज्यसभा हमको सब मार्गदर्शन दिया है, मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आप सभी को और वरिष्ठ नेतागण जो इधर बैठे हुए सबको मैं धन्यवाद समर्पित करता हूं। और विविध राज्यों के माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्रीगण। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर पार्लियामेंट की नई इमारत होगी कैसी, क्या खास होगा इस हाईटेक इमारत में। यह जानने के लिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। आदाब। दो 2022 यानी हिंदुस्तान की आजादी की 75वीं सालगिरह। इस मौके पर जब पूरा देश जश्न मनाएगा तो देश को एक नई सौगात भी मिलेगी। जब आजादी के 75 वर्ष होंगे तब हम नए संसद भवन के अंदर जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का लोकतंत्र का मंदिर होगा वहां हम सदन की दोनों सभाएं वहां पर शुरू करेंगे। इस एनिमेशन को देखकर आप काफी हद तक ये समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का नया मंदिर कैसा दिखेगा। ये संसद भवन मौजूदा संसद भवन से ज्यादा भव्य तो होगा ही। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों की संसद से ज्यादा भव्य और कहीं ज्यादा बड़ा होगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये भवन दुनिया के लोकतंत्र मंदिरों में सबसे बेहतर और नई तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त भवन होगा। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से काफी बड़ा तो होगा ही, यह आधुनिक और काफी भव्य भी होगा। हम आपको दोनों संसद भवनों की तस्वीर से समझाते हैं कि नया संसद भवन पुराने से कैसे अलग होगा। पुराना संसद भवन गोलाकार है जबकि नए संसद भवन की इमारत त्रिकोणीय होगी। इसके साथ ही नया संसद भवन पुराने भवन के मुकाबले काफी बड़ा होगा। मौजूदा संसद भवन का क्षेत्रफल 47,000 स्क्वायर मीटर है जबकि नया संसद भवन 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला होगा। मौजूदा संसद भवन की लोकसभा में 552 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है जबकि नए संसद भवन की लोकसभा में 876 सांसदों के लिए जगह होगी। इसी तरह मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है जबकि नए संसद भवन में 326 राज्यसभा सांसद बैठ सकेंगे। नया संसद भवन दिखने में तो 2 मंजिला होगा लेकिन इसमें सबसे नीचे लोअर ग्राउंड फ्लोर होगा और उसके ऊपर अपर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पहली मंजिल और दूसरी मंजिल होगी और उसके ऊपर छत होगी। नए संसद परिसर में 4 दरवाजे होंगे। तस्वीर में देखें, दूसरी जो तस्वीर है तिकोना ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर दिया गया है। एक साइड से लोकसभा स्पीकर जाएंगे, एक साइड से राज्यसभा स्पीकर जाएंगे और एक साइड से नॉर्मल एंट्री होगी। 4 मंजिला ये पूरी की पूरी इमारत होगी। अनेकता में एकता जो कि भारत का मूल भाव है वो यह संसद भवन प्रदर्शित करेगा। देश भर के कलाकारों की कलाकृतियां इस संसद भवन में यहाँ पर लगाई जाएंगी। और नई संसद की लोकसभा का हॉल बेहद भव्य होगा। ये नई इमारत में प्रस्तावित लोकसभा हॉल की तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं
कि लोकसभा स्पीकर के बैठने के लिए जो आसन होगा वो बेहद भव्य होगा, जिसका जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल होगा। सांसदों की सीट भी नई लोकसभा में बेहद आधुनिक होगी। इन दो तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि मौजूदा और नई लोकसभा में सांसदों की सीट कितनी अलग होगी। लोकसभा के बाद आपको दिखाते हैं नई इमारत में राज्यसभा आखिर